नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत। हमारी क्लास चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आज का अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। भारत में अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 1857 की क्रांति से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे, हम मैप से देखेंगे चीज़ों को और ट्रिक से चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आसान तरीके से हम जो 1857 क्रांति है उसको पढ़ पाएँ। सभी फैक्ट को एक ही वीडियो में देख लेंगे, किसने क्या कहा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और किसने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया इसमें उसको भी देखने वाले हैं। तो समझने वाले हैं, आसान तरीके से समझेंगे चीज़ों को। तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। देखिए, भारत में अगर बात की जाए तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। 1757 में प्लासी का बैटल होता है, जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। जिसके बाद 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है, जो कि मीर जाफ़र, मीर कासिम और अफ़गानी सेना जिसमें लड़ती हैं। तो जिसमें भी क्या है, अंग्रेज़ जीत जाते हैं। तो कहने का मतलब, प्लासी के युद्ध को भी अंग्रेज़ जीत जाते हैं, बक्सर के युद्ध को भी अंग्रेज़ जीत जाते हैं। उसके बाद लगभग एक शताब्दी बाद, लगभग 100 वर्ष बाद एक क्रांति होती है, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए समझते हैं क्या है 1857 की क्रांति, इसको पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो थी विक्टोरिया। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय क्या थी। विक्टोरिया यहाँ की महारानी थी, प्रधानमंत्री थे पॉम्स्टन। भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ था 1857 की क्रांति का। चूँकि भारत में गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी की थी हड़प नीति, यानी कि इसको हड़प नीति भी कहते हैं, चूक का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, तो इनके द्वारा बहुत से राज्यों को हड़प लिया गया, बहुत से प्रांतों को हड़प लिया गया, बहुत सी रियासतों पर अत्याचार करके तथा गलत गलत नीतियों के तहत उनको हड़पा गया। जब इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली तो बहुत से राजा, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, और बिहार से बात करें तो बिहार से वीर कुंवर सिंह, इसी तरीके से देश के विभिन्न स्थानों से इस क्रांति का विद्रोह होना शुरू हो गया। इसकी शुरुआत हो चुकी थी, चूँकि जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी उसने भारत के लगभग सभी प्रांतों को, सभी रियासतों को प्रभावित बड़े तौर पर किया गया था। इसके तहत इसमें कई जगह अत्याचार भी देखने को मिल रहे थे। तो लॉर्ड डलहौजी को तो हटा दिया जाता है और उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग को बिठाया जाता है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम्स्टन थे और इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। इस समय जब 1857 की क्रांति थी, इससे पहले भारत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभाव से भी शासन देखने को मिल रहा था। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर, कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। तो अब इस क्रांति की कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कानपुर से हुई थी, बिठूर में, और जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां इसमें सम्मिलित थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहाँ रह रहे भारतीयों से भी समर्थन की प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था वो था कमल का फूल और रोटी था। प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, तो कमल का फूल था और रोटी थी। विद्रोह हरे रंग के झंडे का इसमें प्रयोग किया गया था। तो झंडा भी आपके सामने देखने को मिल जाएगा, जिसमें रोटी देखने को मिलेगी और कमल का फूल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो कमल का फूल और रोटी इसके अंतर्गत प्रतीक चिन्ह के तौर पर रखी गई थी। चूँकि 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक शासन चल रहा था और व्यापारिक जो शासन चल रहा, राजनीतिक जो शासन देखने को मिल रहा था और व्यापार के थ्रू वो भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे।
अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र या धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि भी मानते हैं। चूंकि ब्रिटिश इतिहासकार हैं तो उनके द्वारा पक्षपात यहाँ देखने को मिलता है। वो इसको सैनिक विद्रोह या मुस्लिम षड्यंत्र या फिर धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। जैसे हिंदुओं का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, चूँकि अंग्रेज ईसाई थे, मुस्लिमों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। तो इसको स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन सबसे पहले किसने कहा था? भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम इसको किसने कहा था? तो ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा इस बात को कहा गया था। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना ही था। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम बात करें 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जो क्रांतिकारी थे, जिसमें कुंवर सिंह की बात करें या फिर महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो उन्होंने जो अपना दत्तक पुत्र लिया था उसको वो राजा बनाना चाहती थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण झांसी का राज्य अब किसके हाथों में? अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। इसी प्रकार से बहादुर शाह जफर से भी दिल्ली सल्तनत को छीन लिया गया था। इसी तरीके से पटना के अंदर पीर अली जो कि एक किताब की दुकान चलाते थे, उनसे किताब की दुकान को एक तरीके से उस पर बुलडोजर वगैरह चलवा दिया था। क्लियर? तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ये एक मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक नहीं था, लेकिन ये क्या था? स्वैच्छिक जो खुद पर बीत रही थी, एक तरीके से बोल सकते हैं राष्ट्रीय भावना इसमें देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन हाँ, ये इसकी शुरुआत इससे हो ही चुकी थी। राजनीतिक कारणों की बात करें तो राजनीतिक कारण इसके अंतर्गत क्या है? तो कारणों में अगर बात करें राजनीतिक कारण की, मुगल सम्राटों के अधिकारों का इसमें ह्रास देखने को मिलता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 के अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्रों को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। जैसे सतारा की बात करें जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, संबलपुर, जैतपुर, भगात, झांसी और उदयपुर ये प्रांतीय क्षेत्र देखने को मिलते थे। नाना साहब की पेंशन को बंद करना एक कारण भी माना जाता है। आर्थिक कारणों की बात करें तो इसमें आर्थिक कारण क्या थे उनको भी समझ लेते हैं। आर्थिक कारणों के तौर पर देखा जाए, यहाँ अंग्रेजों की भूराजस्व नीति के कारण लोगों को अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की क्या हो गई? मृत्यु। चूँकि 1856 के समय पर भारत में एक भयंकर अकाल जो कि बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिल रहा था, जिससे लगभग हजारों लोगों की मौत हो गई, वहाँ पर इनके द्वारा भारी भरकम टैक्स भारतीयों पर लगाए जा रहे थे। इसका एक कारण यह भी माना जाता है। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों की बात की जाए तो अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों की नस्लीय गाली देते थे। काले और गोरे में भेद के तौर पर ये काले के तौर पर भारतीयों को गाली देने का भी काम करते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार बात करें तो हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना है। चूँकि इस समय भारत के अंतर्गत इनके द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत बड़े जोरों शोरों पर किया जा रहा था। ये वेस्टर्न कल्चर को भी भारत में लाने का प्रयास कर रहे थे। 1850 ईस्वी में लेक्स लॉकी कानून, धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित किया जाएगा। वहीं पर अगर सैनिक कारणों की बात की जाए तो जिसमें सैनिक कारणों में भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति था। 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। लॉर्ड कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष
फैल गया। वहीं तात्कालिक कारणों की बात करें तो तात्कालिक कारण क्या थे? 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन वेस्ट बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी जिसे दांत से खींचना पड़ता था। अब आप कहेंगे कि इससे क्या समस्या हो सकती थी? चूँकि 1856 के समय पर मंगल पांडे ने इस जो चर्बीयुक्त कारतूस थे इनको पहचान लिया और इनके द्वारा इसका विरोध किया गया। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मांगना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। चूँकि बात करें भारत में जो चर्बी युक्त जो कारतूस थे, न्यू इनफील्ड जो राइफल थी, उनको जब उसमें जो बुलेट लगाई जाती थी तो उसे पहले मुंह से छीलना पड़ता था, चूँकि वह एक चिपचिपा पदार्थ बनाया गया था। वह चिपचिपा पदार्थ गाय और सूअर की चर्बी से था। गाय हिंदुओं के लिए धार्मिक मानी जाती है जबकि सूअर मुस्लिमों के लिए धार्मिक माना जाता है। इस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अब अंग्रेजों के विरोध में आ ही गए। इस घटना का पता चलता है मंगल पांडे को। मंगल पांडे चूँकि एक ब्राह्मण परिवार से आते थे और उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल पहले भी किया था। अब मंगल पांडे ने क्या किया कि इसमें अंग्रेजी जनरल थे उनकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जो कि तात्कालिक कारणों में एक बहुत बड़ा कारण बनकर सामने आया। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे। चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ को गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया। तो किसको घायल किया था? सर्जेंट ह्यूरसन को घायल कर दिया गया, जबकि एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ की इन्होंने हत्या कर दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यह विरोध विद्रोह में भयानक तौर पर बदल चुका था। विद्रोह के प्रारंभ की शुरुआत की बात करें तो आखिरकार कैसे विद्रोह का प्रारंभ होता है? 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके उनको सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट कर ली गई और ये अब 1857 की क्रांति का बिगुल बच चुका था। चूँकि 1857 की क्रांति के बिगुल में बहुत से प्रांतीय क्षेत्रों ने भाग लिया, बहुत सी भारतीय रियासतों ने भी इसमें भाग लिया। बात शुरू होती है दिल्ली से। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुँचे। यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चूँकि दिल्ली से पहले ही लगभग पूरा दिल्ली सल्तनत को, जो मुगल साम्राज्य था, बहादुर शाह जफर को इन्होंने अंग्रेज़ों ने पहले ही हटा रखा था। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट पुनः घोषित कर दिया। 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपे। अंततः मृत्युदंड न देने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया गया। इसे रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ के योगदान की बात करें तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ से जो मेन नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बेगम हजरत महल। इनकी देखरेख में कौन थे? बिरजस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया। चूँकि लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजस कादिर ने 1857 की क्रांति में भाग लिया।
मार्च 1858 में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां पर चली गई? नेपाल चली गई। इसके बाद कानपुर की बात आती है और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, जिनको धौंधू पंथ के नाम से जाना जाता था, ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः तात्या टोपे को भी फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं झांसी की। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था गंगाधर राव की पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। मार्च 1858 में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हुई। झांसी की रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर बिहार की बात करें तो यहाँ पर नेतृत्व जमींदार वर्षीय 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह के द्वारा, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। जबकि इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार भी घोषित किया गया। जबकि फैजाबाद की बात करें, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया और पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण केंद्रों पर डिस्कशन कर लेते हैं, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। केंद्र में अगर बात करें तो दिल्ली था, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर सेकंड के द्वारा किया गया। विद्रोह के दमन के लिए हडसन को भेजा गया। जबकि लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने यहाँ पर नेतृत्व किया, जिसके दमन के लिए कैंपबेल को भेजा गया। कानपुर में नाना साहब कैंपबेल के द्वारा दमन किया गया। जबकि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, जिसका नेतृत्व या विद्रोह का दमन जो किया था वो ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर में, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया और इसका दमन विलियम टेलर और बिसेंट आयर के द्वारा किया गया। इलाहाबाद की बात करें तो मौलवी लियाकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और जनरल नील के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, जनरल नील के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। चूँकि कुछ और पॉइंट्स भी हैं वो भी आपको अब जानने चाहिए। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इसका नेतृत्व किया, जबकि अंग्रेजी शासक कैंपबेल के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। बरेली से खान बहादुर खान और कैंपबेल के द्वारा इसका दमन किया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गजादर सिंह या निजाम मोहम्मद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, जबकि स्थानीय सेना के द्वारा ही इसका दमन कर दिया गया। मंदसौर मध्य प्रदेश की बात करें तो फिरोज शाह के द्वारा नेतृत्व किया गया और कोटा राजस्थान, असम, इन सब का स्थानीय सेना के द्वारा ही विद्रोह कर दिया गया। कुछ और भी हैं जिसमें आप कुल्लू, मथुरा और मेरठ को देखेंगे। मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह और कुल्लू में वीर सिंह या प्रताप सिंह, इन सभी का नेतृत्व किया, जबकि इनका दमन स्थानीय सेनाओं के द्वारा कर दिया गया। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यह एक सैनिक विद्रोह था। यह बात लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कही गई। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। LIR रीच के द्वारा इस बात को कहा गया। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। TR होम्स के द्वारा कहा गया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। आउट्रम एवं टेलर के द्वारा इस बात को कहा गया। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। BD सावरकर एवं अशोक मेहता के द्वारा इस बात को कहा गया। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रेली ने कहा, इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे
तरंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, ये किस बात ह्यूरोज ने कहा था? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी और वह ज़मीन पर पड़ी हुई थी। विद्रोह के असफलता के कारण आखिरकार 1857 की क्रांति क्यों असफल रही? विद्रोह की सीमित स्वरूप होना, देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, कुशल नेतृत्व का अभाव था, निश्चित उद्देश्यों का अभाव था, विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे, जन समर्थन का अभाव था, जबकि अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व भी यहाँ पर देखा जा सकता है। चूँकि सभी जो आंदोलनकारी थे, विद्रोहकारी थे, वो सभी अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इसका विद्रोह कर रहे थे। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जा सकता है। विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खान लंदन एवं तुर्की गए। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदरबाग में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था। तात्या टोपे ने को 1859 में फांसी दे दी गई, जो इस विद्रोह में की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खान ने की, जो इस प्रकार था: हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? अजीमुल्ला खान के द्वारा कही गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउबा आदि स्थलों में विद्रोह हुए, लेकिन जयपुर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया 1857 की क्रांति के बारे में। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।